वन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलेश कुमार आप सबों के ऑनलाइन स्टडी चैनल ऋग विद्या अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 8 झारखंड बोर्ड के विषयों के बारे में तथा उसका जो भी क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन होने के कारण सारे स्कूल बंद हो गए। इस वजह से झारखंड सरकार ने जो सिलेबस है क्लास 8 के लिए उसको कट करके कितने परसेंट में से क्वेश्चन आएंगे तथा किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कितने प्रश्न आएंगे, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो अपने दोस्तों को या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 में कक्षा 8 की जो एग्ज़ाम होंगे उसमें से जो होंगे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्नों में जो है प्रत्येक विषय के लिए 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पाँचों विषय में से, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे 2.5 नंबर यानी कि 2.5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला जो होगा विषय हिंदी के लिए जो है सेट 1 है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 के उत्तर सही विकल्प देखकर चुनें और दीजिए। वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ी लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह वरण हंसी की एक पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। कहने का मतलब हुआ यह बिहार की एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले आने वाले व्यक्ति की एक कहानी थी, जिसमें कि उनका नाम जो था दशरथ माझी था। और दशरथ माझी को जो घर था एक जंगली क्षेत्र में था जहाँ पर पहाड़ों से घिरा हुआ था, और उन लोगों को पानी लेने जाने के लिए एक पहाड़ को चढ़ करके तथा दूसरे गांव में पानी लेने जाना पड़ता था। और यही काम प्रतिदिन उन लोगों को किया करते थे। पानी जब जी ज़रूरत होता तो प्रतिदिन उन लोग पहाड़ चढ़ करके दूसरे गांव में पानी लेने जाया करते थे। कुछ ऐसा ही उनकी पत्नी जो थी, जो उनका नाम था फागुनी देवी, और फागुनी देवी भी कुछ ऐसा ही काम किया करती थी। लेकिन एक बार की बात है, जब वो फागुनी देवी पहाड़ पर चढ़ करके दूसरे गांव से पानी लेकर के पुनः आ रही थी, उसी दौरान जो है उनका पैर फिसल जाता है पहाड़ पर। जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरने लगती है तो उतरने के उपरांत जब गिरती है तो गिरने के उपरांत जो क्या होता है कि उनकी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है, और उनका दशरथ माझी के पास पैसा नहीं होने के कारण उनकी वाइफ की जो है उनकी वहीं पर देहांत हो जाती है। तो इसके बाद जो दशरथ माझी सोचते हैं और एक बार प्रारंभ करते हैं उस पहाड़ को काटना, और पूरे 22 सालों के बाद जो है वह पहाड़ को काट देते हैं। तो यही इस कहानी के बारे में बताया गया तथा वह दोनों जो गांव है, जिस गांव से वो पानी लेने जाया करती थी, अब पहाड़ चढ़कर नहीं जाना पड़ता है, जबकि अब जो है वह सीधे एक रास्ता बन गया है, रोड बन गया है। लोग एक दूसरे के गांव में आ जा करके बहुत ही आसानी से अपने जीवन यापन को चला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश के जो नायक हैं वह दशरथ माझी हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, दशरथ माझी के जीवन साथी कौन थी। तो दशरथ माझी के जो जीवन साथी जो थी वह फागुनी देवी थी। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा
तो अगला प्रश्न है, दशरथ माझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई? दशरथ माझी की जो मेहनत जो था वह 22 सालों के बाद जो वह रंग लाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे हुए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 4, 5 तथा 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। जैसे कि पूज्य पिताजी, उसके बाद क्या लिखते हैं, तो पूज्य पिताजी के बाद जो है वो सादर प्रणाम लिखते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ नीचे 4 में दिया गया है कि ऑप्शन नंबर 4 में क्या होगा, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप सब भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर क्या जी हार्दिक प्रसन्नता होगी, हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा क्या चीज़ दे सकते हैं, छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद दे सकते हैं। ठीक है, तो यही इस प्रश्न में जो था वह फिल इन द ब्लैंक्स के यानी कि खाली स्थानों को वह भरना था, जो कि आप लोगों को हम बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के सही विकल्प का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है अधोलिखित कहने का मतलब हुआ कि यह किताब की एक कहानियाँ में से उठा करके बीच में से जो पैराग्राफ जो है इसको यहाँ पर लिखा गया है तथा इसको समझना है तथा दिए गए प्रश्नों का इसमें उत्तर देना है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एक एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से सुखी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता न होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। यही कहानी थी। तो इसमें बताया गया कि मनुष्य जो है, मनुष्य के या फिर जो लोग रहते हैं वह किस प्रकार के प्राणी हैं, उन लोग को किस प्रकार से रहना चाहिए, उसके बारे में इसमें व्याख्या किया गया है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य, जैसा कि पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए? तो इस गद्यांश का जो शीर्षक जो होना चाहिए, एकता का महत्व होना चाहिए, यानी कि एकता में रहने से हर एक समस्या को, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या को, हम लोग एक साथ मिलकर के सोल्व कर सकते हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में कि कवि कौन है? तो इसके जो कविता के जो कवि जो हैं वह माखनलाल चतुर्वेदी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? छोटा जादूगर की मुख्य की चरित्र की विशेषता जो थी वह एक देशभक्त था, मातृभक्त था, स्वाभिमानी भी था, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? उनके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, पथ पर चलने के पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए? पथ पर चलने से पहले हमें बाट की पहचान कर लेनी चाहिए। पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया था? इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि अशोक का जो हृदय जो था वह परिवर्तित हो चुका था। अगला प्रश्न देखते हैं। डायन प्रथा किस बात का सूचक है? डायन प्रथा जो है एक अंधविश्वास का सूचक है, जो कि लोगों में आजकल के लोगों में खास करके जो जिसको अच्छी तरीक़े से शिक्षा नहीं मिलने पा रही है उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि सभी लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए तथा इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग अगर अपने दोस्तों को भी कोशिश करें कि घर बैठे, किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको अपने साथ बैठा करके, या फिर उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसको बताएं कि ऋग्वेद एकेडमी ऑनलाइन स्टडी चैनल के द्वारा अपने घर बैठे भी इसका स्टडी कर सकते हैं तथा बहुत ही सरल और आसानी भाषा में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को यह वीडियो प्रोवाइड करूं ताकि आप घर बैठे भी ये सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न होंगे, उसका समाधान किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है, वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया?
तो वीर जननी का जो पुरस्कार जो है श्रीमती सुब्रमण्यम को दिया गया है। तथा अगला प्रश्न बोल रहा है कि उचित मुहावरा भरे। मिठाइयाँ देखकर राजेश के मुंह में क्या आ गया? राजेश के मुंह में जो है वह पानी आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, घर का उचित पर्यायवाची क्या होगा? तो घर का जो पर्यायवाची हो जाएगा, डम मतलब आकाश होता है, कमल मतलब वह फूल का पर्यायवाची शब्द है और यह फूल का नाम भी है। सदन जो है, सदन का मतलब घर होता है, अनल मतलब आग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा, इति जोड़ आदि हो जाएगा, इति जोड़ आदि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है? धर्म का जो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तो सबसे पहले आपको इसमें के बारे में, चारों के बारे में जानना होगा कि सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया किसको कहते हैं। तो सर्वनाम उसी को कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के आसपास, जो भी चीज़ें दिखती है, कोई स्थान दिखता है, उन सभी को संज्ञा बोलते हैं। तथा संज्ञा के बदले में आने वाले जो शब्द होते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे कि मैं, जैसे कि तुम, वे लोग, ये सब चीज़ क्या है? यह जो है सर्वनाम है। तथा उसके बाद आती है क्रिया। क्रिया यानी कि जो भी हम लोग काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जो हम लोग पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, गाना, रोना, ये सारा चीज़ क्या हो गया? क्रिया हो गया। और विशेषण, विशेषण की जब आती है, यानी कि जो होती है संज्ञा की या सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसी को विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की इसमें अच्छाई की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इन चारों को समझने के बाद हम लोग को यह समझ में आया कि जैसे कि सर्वनाम की बात है, सर्वनाम अगर नहीं पता है तो फिर से बता देते हैं। सर्वनाम जो होता है संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि रमेश जो है प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह, अगर रमेश का बार बार अगर कोई लिखना हो तो बार बार नहीं लिखेंगे रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रमेश अपने सभी टीचरों को आदर करता है, रमेश एक अच्छा लड़का, ऐसा समय नहीं लिखा जा सकता है। तो उसके बदले में क्या करेंगे कि रमेश एक अच्छा लड़का था, या फिर तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो तुम जो आ रहा है शब्द वह संज्ञा के बदले में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें तथा शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल ऋग वेदा एकेडमी में आप सभी का हमेशा के लिए और हमेशा स्वागत रहेगा। तो कोशिश करें कि अपने सभी दोस्तों को बताएं कि ऑनलाइन स्टडी चैनल के माध्यम से भी ऋग वेदा एकेडमी के द्वारा आप घर बैठे इसका अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू टू एवरीवन।